नीट पेपर लीक मामले में जांच सही और सटीक तरीके से आगे बढ़ रही है। सोमवार को चौथी सुनवाई निर्णायक हो सकती है, क्योंकि तब ये साफ हो जाएगा किन सेंटर्स के नतीजे असामान्य थे। शनिवार तक एनटीए को शहरवार और सेंटरवार नतीजे अपलोड करने हैं। हालांकि सरकार ने शुरुआत में कोर्ट में सेंटरवार नतीजे देने की आनाकानी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है पटना से रांची तक सीबीआई का एक्शन। सीबीआई कर रही है 5 मेडिकल छात्रों से पूछताछ। ये जानकारी मिल रही है पटना एम्स और रांची रिम्स के छात्रों से पूछताछ, जिसमें पटना एम्स से 4 छात्र हिरासत में लिए गए थे कल और रांची रिम्स से 1 छात्रा आज हिरासत में लिए गए। इन पर पेपर सॉल्व करने का आरोप लगा है। पेपर सॉल्व रैकेट से जुड़े हुए हैं। प्रश्न पत्र इन्होंने हल किया है। इस मामले में जानकारी ली जा रही है। लैपटॉप्स खंगाले जा रहे हैं और साथ ही फोन कॉल डिटेल्स भी। तो एम्स, पटना और रिम्स तक तार जुड़ गए हैं। सोमवार की सुनवाई पर हालांकि सबकी नजर है। तो पेपर लीक में पहली बार साफ हुआ कि गैंग ने एमबीबीएस के तेज तरार छात्रों का इस्तेमाल किया था। संजीव मुखिया के रिश्तेदार और खास गुर्गे रॉकी ने कुछ दूसरे लोगों के जरिए इन छात्रों तक पहुंच बनाई और पेपर सॉल्व कराया। लेकिन बड़ा सवाल यही कि पैसे के लिए पेपर सॉल्व करने वाले इन छात्रों ने क्या यही पेपर आगे भी लीक किया? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लीक बड़े पैमाने पर होने का शक पैदा करता है। एम्स से रिम्स तक पेपर लीक के तार। मेडिकल स्टूडेंट बने गिरोह के मोहरे। अब तक 5 मेडिकल छात्र हिरासत में। खुलती पेपर लीक की सारी कड़ियां। 7 सूबों में फैली नीट पेपर लीक की जांच। अब तक 46 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद यह पूरा खेल साफ हो गया है। पेपर लीक में किसका क्या रोल था, यह भी जांच एजेंसी सीबीआई को पता चल चुका है। जांच मुकम्मल दिशा में बढ़ी तो गिरफ्त में आए 5 मेडिकल स्टूडेंट और तार जुड़े पटना के एम्स और रांची के रिम्स से। अब तक पटना के एम्स के 4 छात्र और रांची रिम्स की एक मेडिकल छात्र को सीबीआई ने हिरासत में लिया है और इनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। और ये सारी गिरफ्तारियां हुई पेपर लीक के सबसे बड़े खिलाड़ी संजीव मुखिया के भांजे रॉकी की गिरफ्तारी के बाद। रॉकी ही सीबीआई के लिए पेपर लीक का सबसे बड़ा राजदार साबित हो रहा है। रॉकी ने पेपर सॉल्व कराने वाले एमबीबीएस स्टूडेंट्स का राज सीबीआई के सामने उगला, जिसके बाद पटना एम्स के 4 मेडिकल स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी हुई और रांची रिम्स की छात्रा को हिरासत में लिया गया। नीट पेपर लीक मामले में अब तक का सबसे बड़ा राजदार साबित हुआ है रॉकी। सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि रॉकी की गिरफ्तारी के बाद जो उससे पूछताछ हुई, उसने सुरेंद्र का नाम बताया और सुरेंद्र की उसके बाद में गिरफ्तारी कर ली गई है। आपको बताएं कि इस पूरे घटनाक्रम में अब तक एम्स के 4 छात्र हिरासत में लिए जा चुके हैं पटना के, जबकि रिम्स की भी एक छात्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। रॉकी ने पेपर सॉल्व कराया। उसने सुरेंद्र नाम के शख्स को मददगार बनाया। सुरेंद्र ने मेडिकल छात्रों का जुगाड़ किया जो पेपर सॉल्व कर पाए। गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए सभी छात्रों ने मान लिया है कि वो मामले में शामिल थे। पटना में भी गिरफ्तार 4 छात्रों से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। नीट पेपर लीक मामले में अब तार एम्स पटना से लेकर रिम्स रांची तक जुड़ रहा है। पहले एम्स पटना में 4 गिरफ्तारियां होती हैं, रॉकी की गिरफ्तारी होती है और ये समझा जा रहा है कि उसी लीड, उसी टिप ऑफ के आधार पे सीबीआई की टीम रांची तक पहुंचती है। रांची रिम्स में एमबीबीएस की प्रथम वर्ष की एक छात्रा को डिटेन किया जाता है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सीबीआई को आशंका है कि सॉल्वर बने मेडिकल स्टूडेंट्स ने अपने संपर्क के लोगों को भी सॉल्व पेपर भेजा। 5 मेडिकल स्टूडेंट्स के लैपटॉप और मोबाइल फोन से अहम लीड मिलेगी। पटना एम्स में जो छात्र गिरफ्तार किए गए उनके नाम चंदन सिंह, कुमार शानू, राहुल आनंद और करण जैन है। अब आपको बताते हैं कि कहां से पेपर लीक हुआ और कैसे पैसे देने वाले छात्रों तक पहुंचा। जांच एजेंसी ने 3 दिन पहले ही इस मामले में सबसे अहम किरदारों में से एक पंकज सिंह को पकड़ा था। पंकज सिंह ही वो आरोपी है जिसने हजारीबाग के रास्ते में परीक्षा से पहले नीट एंट्रेंस के पेपर को ट्रंक से निकाला। पंकज के साथ उसकी मदद की राजू ने। राजू हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक का बेहद करीबी है। राजू ने एहसानुल हक को ही लीक पेपर भेज दिए। स्कूल प्रिंसिपल एहसानुल हक को पेपर मिला, उसने पटना में संजीव मुखिया को पेपर भेजा। संजीव मुखिया ने अपने बेहद भरोसेमंद रॉकी को वो पेपर भेजा। रॉकी पर एमबीबीएस छात्रों से पेपर सॉल्व कराने की जिम्मेदारी थी
उसने अपना काम बखूबी किया और फिर चिंटू को भेज दिया। आगे का काम चिंटू ने पूरा किया। उसने प्रश्न पत्र और उत्तर जेरोक्स कर पटना के खेमनी चक में उस सेफ हाउस तक पहुंचाए जहां सेटिंग वाले अभ्यर्थी रुके हुए थे। यानी अब सिर्फ सबसे बड़े खिलाड़ी संजीव मुखिया की गिरफ्तारी बाकी है। पटना से शशि भूषण के साथ सत्यजीत कुमार, आज तक। सत्यजीत कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे रांची से जुड़ गए हैं। मिलन शर्मा मेरी सहयोगी दिल्ली से जुड़ गई हैं। वहीं हमारे सहयोगी आदित्य वैभव पटना से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रांची का रुख करते हुए सत्यजीत, रिम्स तक तार जुड़ रहे हैं। जिस छात्रा को हिरासत में लिया गया है उससे अभी तक क्या जानकारी मिली है? क्या वो सिर्फ सॉल्वर गैंग तक सीमित थी? देखिए, बिल्कुल पूछताछ चल रही है और सीबीआई हर एंगल को खंगाल रही होगी। उनके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसको तो कब्जे में ले ही लिया गया है। उसके थ्रू जो है सीबीआई आगे जांच को बढ़ा रही है। साथ ही साथ नेटवर्क मैपिंग की जा रही है। यानी नेटवर्क मैपिंग होता है कि आप किससे किससे कांटेक्ट में आए, फोन के तार कहां कहां से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई मैसेज फॉरवर्ड हुआ है तो कहां तक गया है। कहीं यहां से पटना तक तो नहीं गया है, यहां से दिल्ली तक तो नहीं गया है। तो ये तमाम बिंदु जो हैं उसको सीबीआई खंगाल रही है। लैपटॉप लेकर गई है। हॉस्टल में जो एमबीबीएस की प्रथम वर्ष की छात्रा थी, हॉस्टल में उनसे पूछताछ हुई। उसके बाद सीबीआई की टीम वापस जाती है, जैसा कि वहां के पीआरओ ने बताया, डॉक्टर राजीव रंजन ने। फिर वापस आती है थर्सडे की इवनिंग में, उनसे पूछताछ होती है। यानी उस वक्त तक कुछ न कुछ लिंक को एस्टैब्लिश करती है सीबीआई। उसके बाद फिर पूछताछ आगे बढ़ती है। और अब यह बताया जा रहा है ऑफ द रिकॉर्ड कि उस छात्रा को लेकर पटना चली गई है टीम। ऐसा जो है खबर सामने आ रहा है। यानी साफ तौर से कुछ न कुछ इनक्रिमिनेटिंग उस छात्रा के खिलाफ भी सीबीआई को मिला होगा, तभी उन्हें कस्टडी में लिया गया है, डिटेन किया गया, उसके बाद कस्टडी में लिया गया। नजर बनाकर रखिए, हम दोबारा आपका रुख करेंगे। अब पटना से अपडेट ले लेते हैं। आदित्य वैभव हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आदित्य, क्या जो 4 छात्र सीबीआई ने जिन पर शिकंजा कसा था, क्या उन्होंने ही कुछ इंफॉर्मेशन दी इस छात्रा के बारे में जो तार जुड़ा रिम्स तक? देखिए आशुतोष, अगर बात की जाए ये छात्रा तक मामला कहां से आया, तो ये छात्रा तक मामला पहुंचा है पंकज की गिरफ्तारी के बाद। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि जो पंकज और सुरेंद्र, जो 2 लोग बताए जा रहे हैं, ये साफ तौर पर सॉल्वर से जुड़ते थे। और सबसे बड़ी बात ये कि ये इनका ही काम था कि किसको एज अ सॉल्वर अपने गिरोह में शामिल करेंगे, किसे क्वेश्चन पेपर देना है और कब वापस उनसे पूरा जवाब ले लेना है। तो सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि अब चूंकि ये पूरा जो गिरोह था वो 3 मॉड्यूल्स में काम करता था आशुतोष, इसको ऐसे समझें। पहला मॉड्यूल का काम ये था, पहले मॉड्यूल का काम ये था कि वो साफ तौर पर कैंडिडेट्स को और उनके पेरेंट्स को अप्रोच करता था, उनसे पैसे की बात करता था। दूसरा मॉड्यूल क्वेश्चन पेपर लीक कराने में लगता था, जिसमें बक्से तोड़े गए, क्वेश्चन पेपर लीक कराया गया, ओएसिस स्कूल का नाम सामने आया। और तीसरा जो मॉड्यूल था, उस लीक किए हुए क्वेश्चन पेपर के आंसर्स बनाता था विशेषज्ञों के द्वारा। सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ज्यादा टेक्निकल होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि मतलब बच्चे आपस में उसको मिलकर सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एक्सपर्ट चाहिए होता है। और अब यही एक्सपर्ट पर अब शिकंजा कस रहा है सीबीआई का। जो सॉल्वर गैंग है, इनसे तार इनके जुड़ रहे हैं। मिलन भी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, उनसे भी तमाम जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच पेपर लीक के मामले में गुरुवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जांच को एक खास दायरे में फोकस कर दिया। यानी जांच के दायरे में पहले 1,08,000 छात्र आएंगे जो नीट के नतीजे में मेडिकल सीट के लिए सफल माने गए। और देखिए, पहले 1,08,000 छात्रों पर जांच फोकस करने से ये जो लीक का दायरा तय करने में बेहद आसानी हो जाएगी। दिखाते हैं एक आपको खास रिपोर्ट। पेपर लीक की गुत्थी खोलेगा सुप्रीम कोर्ट। केंद्रवार रिजल्ट से खुलेगा लीक का दायरा। जिस सेंटर पर धांधली वो बेनकाब होगा। पकड़े जाएंगे वो जिन्होंने पैसे देकर पेपर लिया। नीट पेपर लीक का मामला देश की सर्वोच्च अदालत में चल रहा है। इस पर सोमवार को एक बार फिर सुनवाई होगी। लेकिन अभी तक की सुनवाई में एक बात साफ हुई है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जानना चाहती है वो ये कि क्या पेपर लीक बड़े दायरे में लोगों तक पहुंचा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो परीक्षा रद्द करने की जरूरत पड़ सकती है। सरकार से लेकर एनटीए तक ने दलीलों में एक ही बात पर जोर देकर कहा कि पेपर बेहद सीमित दायरे में लीक हुआ।
गुरुवार को 4 घंटे तक सुनवाई चली। तमाम पक्षों ने अपनी राय रखी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक और रिजल्ट धांधली की तह तक जाने वाले कई सवालों के जवाब शनिवार तक मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कहा कि शनिवार तक पूरा रिजल्ट शहरवार और केंद्रवार अपनी वेबसाइट पर अपलोड करो, जिस पर एनटीए की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पहले विरोध किया तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि हजारीबाग और पटना में पेपर लीक होना तथ्य है। परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हुआ था, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे में पेपर लीक कहां तक हुआ? क्या पेपर लीक कुछ केंद्र तक ही हुआ या पेपर लीक व्यापक स्तर पर हुआ? इसलिए जरूरी है कि एनटीए पूरे रिजल्ट को जारी करे ताकि संपूर्ण डेटा का विश्लेषण किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने जांच में अब छोटे और जरूरी दायरे में फोकस कर दिया है, यानी कि 1,08,000 छात्रों का डेटा पहले देखा जाएगा जो मेडिकल सीट पाने के हकदार बने। अगर गड़बड़ी हुई होगी तो फायदा इन्हीं छात्रों में से कुछ ने उठाया होगा। जो सवाल थे बड़े पॉइंटेड थे। वो उन्होंने सबसे पहले ये जानना चाहा कि कितनी सीटें हैं, तो 56,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स हैं और 52,000 के आसपास प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की है। तो कोर्ट ने कहा कि पहले हम पूरे 23 लाख या 13 लाख को ना करके पहले हम 1,08,000 पे कंसंट्रेट करते हैं कि इसमें क्या स्पाइक हुआ, क्या इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट एंटर कर गया जिसको नहीं आना चाहिए था, मेरिट के ऊपर है। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने सारा डाटा मांगा है। सवाल है कि आखिर कितने लोगों तक लीक पेपर पहुंचा। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आपकी दलीलों के हिसाब से पेपर 225 बच्चों तक गया। इस पर सरकार के वकील ने कहा कि अंदाजन 150 बच्चों तक लीक पेपर पहुंचा था। कल की सुनवाई से ये तो साफ हो गया कि पेपर लीक हुआ है और हो सकता है सोमवार को इस सवाल का जवाब मिल सकता है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। संजय शर्मा, आज तक। चलिए, तो 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। सत्यजीत का हमने रुख कर लिया, आदित्य वैभव का हमने रुख कर लिया, मिलन शर्मा का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की खबर पर जानकारी देंगे मिलन। सोमवार को अब अगली सुनवाई है सेंटरवार और हर डिटेल्स देने को कहा गया है। एनटीए ने पहले आनाकानी की, लेकिन अब तैयारी हो रही है। इससे कितना फायदा होगा? और चूंकि कोर्ट के सामने भी चुनौती है, लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है, तो कोर्ट भी जल्दबाजी में नहीं है। बिल्कुल, देखिए आशुतोष, कोर्ट का सीधा सवाल यही है कि जो 1,08,000 बच्चे हैं जो क्वालिफाई करेंगे मेडिकल सीट में से, उनमें से कितने बच्चों को इस पेपर लीक का लाभ मिला है। और इसीलिए कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं एनटीए से, उसमें सबसे बड़ा जो खुलासा एनटीए करेगा वो सोमवार को होगा, जिसमें बोला गया है कि 24 लाख में से 13 लाख बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई किया नीट एग्जाम के लिए, उनके जो रिजल्ट हैं वो अब उनको सार्वजनिक करने होंगे। और ये रिजल्ट सार्वजनिक होने के बाद जो डेटा देखा जाएगा, उसमें यह भी कोर्ट ने पूछा है कि इनमें से कितने ऐसे बच्चे थे जो टॉपर्स लिस्ट में आए या जो 500 या 600 मार्क्स से ज्यादा स्कोर करते हैं और उन सेंटर से हैं जहां पर पेपर लीक या धांधली के मामले सामने आए हैं। तो साफ साफ कहें तो कोर्ट का सबसे बड़ा जो मैंडेट है इस वक्त वो यही दिखाई दे रहा है कि कौन है ये बच्चे, कौन से शहरों से हैं जिनको पेपर लीक का लाभ मिला, और क्या ये बच्चे उन क्वालिफाइंग सीट्स में हैं जिनकी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बात कर रही है। सीजीआई ने खुद कहा है कि जब ये खुलासा हो जाएगा, डेटा सामने आ जाएगा जो एनटीए को देना पड़ेगा, जो एनटीए ने अभी तक छुपा कर रखा था। और ये एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है एनटीए के लिए रहेगा, क्योंकि इतने सारे बच्चों का डेटा सार्वजनिक करना, कितने मार्क्स आए, कौन से शहरों से थे, ये एक अपने आप में बड़ा खुलासा है। एक और जो बहुत अहम सवाल पूछा गया था कि 1560 बच्चे जिनको रीटेस्ट का मौका दिया था, उसमें से कितने बच्चों ने जो रीटेस्ट दिया 813, उनको क्या किसी टेंटेड सेंटर से लाभ मिला, ये भी सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा सवाल था। तो कुल मिला के ऐसा हो सकता है कि सोमवार तक जो सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहीं ना कहीं एक दिशा दिखाई दे जाएगी और बच्चों को आश्वासन मिलेगा कि किस दिशा में ये केस जा रहा है और क्या उनके हित में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट फैसला ले सकती है। आशुतोष, पटना से मेरे सहयोगी आदित्य वैभव भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। आदित्य, लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर रीटेस्ट की संभावना बनती है, हालांकि कोर्ट ने कहा है कि, और कई सारे लोगों का भी ये मानना है कि सभी के लिए रीटेस्ट दरअसल फीजिबल नहीं है और इससे उन लोगों को भी नुकसान होगा जिन्होंने फेयर प्रोसेस से ये पूरा एग्जामिनेशन दिया है। ऐसी संभावना में क्या एनटीए की जवाबदेही सिर्फ यहीं तक सीमित होगी कि कहां कहां पर पेपर लीक हुआ है वहीं पर दोबारा रीटेस्ट हो? एनटीए का क्या रोल है? क्योंकि अगर सोमवार की सुनवाई अहम है तो ये एनटीए के लिए भी आदित्य काफी अहम हो जाती है।
जी बिल्कुल, अगर एनटीए की बात की जाए तो एनटीए के लिए ये सुनवाई काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि एनटीए की क्रेडिबिलिटी अब इस पूरे मामले पे दांव पर है। आप ये समझ सकती हैं कि जिस तरह से पटना हो या रांची हो या इसके अलावा दिल्ली तक इसके तार जुड़े हैं, और संजीव मुखिया के बारे में साफ तौर पर बताया जा रहा है कि वो अब भी नेपाल में छुपा हुआ है, तो आप समझ सकती हैं कि मामला पूरी तरह से हाई प्रोफाइल था। लेकिन जिस तरह से एनटीए ने इसको बार बार नकारने की कोशिश की है, छात्रों के मन में एनटीए की छवि काफी ज्यादा धूमिल हुई है। चलिए आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन विपक्ष हमलावर है इस घटनाक्रम को लेकर। कांग्रेस क्या कह रही है, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, सुनवाते हैं। नीट के अंदर इतना बड़ा घपला हुआ है, 20-25 लाख नौजवानों का भविष्य दांव पर लगा है। कौन जिम्मेदार है? वो लोग कौन लोग थे जिन्होंने ये सारा पेपर लीक किया है? और ये पहली बार नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस का जब अप्लाई किया, उसके अंदर भी इसी तरीके का वाकया पेश आया, वहां भी पेपर लीक हुआ। ये बीजेपी की सरकार के अंदर हो क्या रहा है? ये तब तक संभव नहीं है जब तक सरकार से जुड़े हुए कुछ लोग ये काम ना कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को सामने रखते हुए अपने उन्होंने जो फैसला दिया है या जो कुछ भी उन्होंने कमेंट्स किए हैं वो आपने बताए मुझको, तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो कुछ सोच रहा है या कुछ देख रहा है उसके मुताबिक ही कुछ बात कर रहा होगा, तो इस पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है।